नमस्ते साथियों। आज हम सूर्य के भोगांश के बारे में जानेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमारे को पूनम अमावस की तिथि का ज्ञान करवाता है और सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण की होने की भविष्यवाणी की जानकारियों के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो साथियों, इस बात पे ज़रूर गौर करना कि सूर्य का भोगांश जो ज्योतिष के अंदर है वो बहुत महत्वपूर्ण एक चीज़ है। तो सूर्य का भोगांश होता क्या है, आज उसके बारे में भी समझेंगे और उसकी गणना कैसे करते हैं वो भी समझेंगे। भोगांश होता है डिग्री के अंदर। जैसे एक सर्किल कोई काट लेता पूरा तो 360 डिग्री हो जाते हैं। तो 360 डिग्री, एक सर्किल में 360 डिग्री भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 360 ही क्यों लेते हैं। उस एक डिग्री में पूरा एक चक्कर काटने में 400 डिग्री क्यों नहीं लेते। एक क्वाड्रेंट अगर गणित में हम देखते हैं तो एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री का होता है, वो 100 डिग्री का क्यों नहीं कर देते। इसके पीछे भी बहुत बड़ी एक महत्वपूर्ण रहस्य है कि 360 ही क्यों लेते हैं। तो कोशिश करेंगे कि हम इसको भी समझेंगे, परंतु अभी हम 360 के हिसाब से आगे चलते हैं। तो भोगांश होता क्या है? सूर्य का भोगांश, पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर काटती है। ये सूरज है, पृथ्वी से लाखों गुना बड़ा होता है सूरज। पृथ्वी बहुत छोटी होती है, लाखों गुना छोटी होती है सूरज से। तो ये मैंने पृथ्वी बता रखी है यहाँ, और ये सूरज बता रखा है। तो ये पृथ्वी जब यहाँ से मेष संक्रांति से चलती है। मेष संक्रांति कोई ज़रूरी नहीं है कि सुबह 6 बजे शुरू होगी भारत के अंदर। जब मेष संक्रांति शुरू होती है 6 बजे तक, तो वो 22 मार्च के आसपास शुरू होती है, 21 या 22 मार्च के आसपास, 21 या 22 मार्च के पास। तो उस टाइम, जिस टाइम यहाँ मेष संक्रांति शुरू हुई है, उससे अगले दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर पृथ्वी कितनी आगे बढ़ गई, वो उसकी उस टाइम उसका मतलब जनरली 1 डिग्री आगे बढ़ती है। जनरली कोई 10-20 सेकेंड आगे पीछे हो सकता है मार्च के आसपास। और हम इधर भी बताएंगे कि यहाँ कितनी डिग्री आगे बढ़ती है और यहाँ कितनी डिग्री आगे बढ़ती है, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो 22 मार्च को मान लो, हम सुबह ही मान लेते हैं भारत के अंदर कि सुबह 6 बजे भोगांश है उसका 0। मेष संक्रांति सुबह 6 बजे शुरू हुई, समझने के लिए बता रहा हूँ मैं। तो अगले दिन 23 मार्च को सुबह 6 बजे 1 डिग्री बढ़ गई पृथ्वी, 1 डिग्री 5 सेकंड या 10 सेकंड बढ़ गई, तो उसका भोगांश होगा 1 डिग्री 5 सेकंड, 0 मिनट 5 सेकंड आगे बढ़ गई पृथ्वी। और 23 मार्च के बाद 24 मार्च को आ गया। 22 मार्च से शुरू किया मान लो, अब ये मैं 21 मार्च हटा देता हूँ। 21 मार्च से शुरू कर लो चाहे 22 मार्च से शुरू कर लो, समझने की जरूरत है सिर्फ भोगांश क्या होता है। तो 22 मार्च से शुरू करी तो 23 मार्च को भोगांश आ गया उसका 1 डिग्री 5 मिनट। फिर 23 मार्च से 24 मार्च के अंदर, फिर 24 मार्च को चली गई, फिर 1 डिग्री और बढ़ गई। तो 1 डिग्री और बढ़ गई तो उसकी भोगांश हो गया 2 डिग्री 10 सेकंड या कुछ ऐसे। तो इस तरीके से पृथ्वी का भोगांश चलता है। अब भोगांश बढ़ता है घटता भी रहता है, क्योंकि पृथ्वी जब सूरज के नज़दीक से गुजरती है तब उसकी वेलोसिटी होती है ज़्यादा। तो 24 घंटे के अंदर पृथ्वी ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। अब भोगांश होता क्या है ये मैं आपको समझा देता हूँ, डिग्री कैसे बनती है। अब ये सूरज का सेंटर है और यहाँ पृथ्वी का सेंटर है, ये पृथ्वी का सेंटर है। यहाँ पृथ्वी इस टाइम यहाँ थी, 22 मार्च को यहाँ थी, यहाँ सेंटर था इसका। तो 23 मार्च को इसका सेंटर हो गया यहाँ। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बना उसको कहते हैं भोगांश। ये भोगांश हो गया। ये एक्चुअली तो होता है पृथ्वी का भोगांश। ये इतना डिग्री 1 डिग्री बढ़ गया ये आगे, तो पृथ्वी 1 डिग्री आगे बढ़ गई। और यहाँ 23 मार्च को आ गया, फिर 24 मार्च को पृथ्वी और आगे बढ़ गई, यहाँ आ गई पृथ्वी। तो 24 मार्च को उसका भोगांश हो गया 2 डिग्री, 2 डिग्री 10 सेकेंड जो भी मान लो। तो ये ऐसे पृथ्वी आगे बढ़ती रहती है, तो उसका कम्युलेटिव भोगांश चलता रहता है। यहाँ आते आते उसका 90 डिग्री का भोगांश हो जाएगा। कितना? 21 जून के आसपास लगभग मैं बता रहा हूँ यहाँ 90, क्योंकि ये 90 डिग्री घूम गया पृथ्वी।
यहाँ से चली 22 मार्च से और 21 जून तक आते आते 90 डिग्री घूम गई आगे पृथ्वी। यहाँ मैं वो अपने जो प्रचलन में है उसी का उपयोग कर रहा हूँ। मार्च और गते का उपयोग या उसके माधव मास से शुरू करके इधर तक नहीं ला रहा मैं, कर्कार्क तक। तो मेषार्क से लेके कर्कार्क तक ऐसे नहीं महीनों की बता रहा। ये मैं 22 मार्च से शुरू कर रहा हूँ। माधव मास यहाँ शुक्र शुचि नभ, ये नभ मास तक नहीं ला रहा, ऐसे यहाँ नभ मास लग जाएगा। तो माधव से लेके नभ मास के बीच में ये 90 डिग्री घूम जाती है पृथ्वी। तो यहाँ टोटल भोगांश कितना हो गया? लगभग 90 डिग्री। जो भी एक एक जैसे भी, तो यहाँ भोगांश क्या होता है मैंने जैसे बताया कि इसके बाद पृथ्वी यहाँ जब डिस्टेंस दूर होती है पृथ्वी की सूरज से, तब उसकी वेलोसिटी हो जाती है कम। कैसे कम हो जाती है? और जब पृथ्वी सूरज के नज़दीक होती है तब उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? आज ये अगर आप अगर ज़्यादा कोई मैथमेटिक्स जानने वाला हो या फिर मतलब जो साइंस का स्टूडेंट है वो ये समझ सकता है कि यहाँ वेलोसिटी क्यों बढ़ जाती है। क्योंकि पृथ्वी का मास मान लो m है, स्मॉल m, पृथ्वी का मास, अर्थ का मास स्मॉल m है और सन का मास कैपिटल M है। तो इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा? Gm अपॉन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस d²। ये तो हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इसके बीच में अब जब पृथ्वी इसके चारों तरफ रोटेशनल चक्कर काटती है तो इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना हो गया पृथ्वी का? mv², जो इसके बराबर होगा, जो इस पृथ्वी को इस ऑर्बिट के अंदर स्थिर रखता है। तो इसके बीच में ये तो हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स और ये हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया mv² अपॉन d और ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया Gm अपॉन m अपॉन d²। ये दोनों बराबर होंगे जब भी पृथ्वी इस पोजीशन में स्थिर रहेगी। बढ़ती रहेगी वो एक अलग बात है, वेलोसिटी इस तरफ बढ़ रही है, परंतु इन दोनों के बीच में ये जब बैलेंस होगा तभी यहाँ पृथ्वी टिक सकेगी, नहीं तो पृथ्वी इस दर खिंच जाएगी अगर ये बड़ा होगा तो, और अगर ये बड़ा होगा तो पृथ्वी उधर बाहर निकल जाएगी। ये दोनों बैलेंस होंगे तभी ये पृथ्वी टिकी रहेगी। तो ये हो गया mv² अपॉन d। यहाँ वेलोसिटी निकालनी है तो d से d कट गया, m से m कट गया, v² इजिकल टू क्या आ गया? Gm अपॉन d। v इजिकल टू क्या हो गया? Gm अपॉन d। मतलब ये जो डिस्टेंस थी, ये r मान लो, ये जो डिस्टेंस थी अंडर रूट इसका, तो इसकी डिस्टेंस यहाँ कम है। डिस्टेंस कम होगी तो ये इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी अंडर रूट की, तो ये v की वैल्यू बढ़ जाएगी। और इसकी डिस्टेंस ज़्यादा है तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। कम होने से v की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि जो नीचे की तरफ संख्या अगर बढ़ती है तो टोटल वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा से भाग देने पे संख्या कम हो जाती है और कम से भाग देने में संख्या बढ़ जाती है। तो यहाँ d की वैल्यू कम है तो ये बढ़ जाएगी और यहाँ d की वैल्यू ज़्यादा है तो ये कम हो जाएगी। तो v की वैल्यू अगर वेलोसिटी कम होगी या स्पीड कह लो, स्पीड कम होगी तो यहाँ डिस्टेंस मतलब इसका जो भोगांश बनेगा एक दिन का वो 1 डिग्री से भी छोटा बनता है यहाँ 21 जून के पास, और यहाँ भोगांश बनता है 1 डिग्री से थोड़ा सा बड़ा, 1 मिनट बड़ा, और यहाँ बनता 59 मिनट का, यहाँ बनता है 61 मिनट का भोगांश। तो इतना फर्क पड़ता है। तो ये भोगांश कम ज़्यादा होता रहता है और टोटल जाके वापस जब पूरा साल भर हो जाता है तो भोगांश 360 डिग्री आ जाता है। 360 डिग्री मतलब जीरो के ऊपर पहुंच जाती है वापस पृथ्वी, उसी पोजीशन में जहाँ मेष संक्रांति से शुरू हुई थी वहीं पहुंच जाती है। तो कम्युलेटिव भोगांश ये हमारे काम आता है आगे कि सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण की तिथि बताना, मतलब उस तिथि क्या मतलब दिनांक या गते बताना, और उस गते को हमारे जनवरी फरवरी के ऊपर एडजस्ट करते हैं, तब हम ये बता पाते हैं कि फलानी दिनांक को सूर्य ग्रहण होगा, फलानी दिनांक को इतने समय पे इतने बज के इतने मतलब सूर्य ग्रहण शुरू होगा। वो एक डीप स्टडी
अलग चीज़ है, उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे, हम सिर्फ तारीख के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो तारीख हम भविष्यवाणी करने के लिए कि फरवरी जनवरी के महीने में कब सूर्य ग्रहण होगा, कब, तो वो उसको एडजस्ट कर लेते हैं गते को, बिल्कुल जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि गते होता है और तारीखें होती है वो एकदम बिल्कुल पैरेलल में सही सही चलती है ऊपर। तो उस हिसाब से गते के हिसाब से हम फिर उसको जनवरी फरवरी के दिनांक के हिसाब से ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं। तब हम ये बता देते हैं जो प्रचलित जनवरी फरवरी की दिनांक चल रही है या मार्च अप्रैल जो भी है, फलाने दिन सूर्य ग्रहण होगा, फलाने दिन चंद्र ग्रहण होगा। तो कितनी बड़ी वैज्ञानिकता थी दोस्तों। ये मैं आपको आगे चंद्रमा के भोगांश की जानकारी दूंगा, चंद्रमा का भोगांश क्या होता है। तो आज मैंने सूर्य का भोगांश बताया। अब ये सूर्य का भोगांश क्यों कहलाता है, जबकि हमारे पृथ्वी का भोगांश है, ये वास्तव में पृथ्वी का भोगांश है, सूर्य का भोगांश नहीं है, क्योंकि पृथ्वी सूरज के साथ चक्कर काट रही है। परंतु होता क्या है कि हम, क्योंकि पृथ्वी सूर्य के रिलेटिवली आगे बढ़ रही है, तो अगर हम पृथ्वी को स्टेबल मान लें और सूर्य को उसके रेस्पेक्टिवली आगे, तो वो सूर्य उसके रेस्पेक्टिवली आगे बढ़ता रहेगा। जिस प्रकार जैसे हम कहते हैं गाड़ी में बैठे होते हैं तो हम कहते हैं कि अहमदाबाद चला गया, तो क्या अहमदाबाद चला जाता है? अहमदाबाद तो अपनी जगह है, हम गाड़ी आगे बढ़ गई। तो इसी तरीके से यहां मान सकते हैं कि ये सूर्य का भोगांश कहलाता है, क्योंकि पृथ्वी सूरज के रिलेटिवली आगे बढ़ी। तो उसी हिसाब से अगर हम पृथ्वी को स्टेबल मानेंगे तो सूर्य का भोगांश कहलाएगा कि सूर्य उसके रेस्पेक्टिवली इतनी डिग्री आगे बढ़ गया उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसलिए हम इसका सूर्य का भोगांश कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है कि भाई सूर्य का भोगांश क्यों होता है जबकि पृथ्वी घूम रही होती है। पृथ्वी से दूरी कितनी होती है वो हम 1 यूनिट मानते हैं, ज्योतिष के अंदर 1 यूनिट मानते हैं लगभग एवरेज, जो कि 150 मिलियन किलोमीटर दूर होती है एवरेज डिस्टेंस। पृथ्वी की सूरज से एवरेज डिस्टेंस 150 मिलियन किलोमीटर होती है, 150 मिलियन, तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होती है। और वो ही यहाँ दूरी कम ज़्यादा भी दिखाई होती है, 0.98 समथिंग यहाँ रहेगी, यहाँ 1.002 इस तरीके से आगे डिस्टेंस बताई जाती है ज्योतिष के अंदर। तो ये सूर्य का भोगांश बताया। तो धन्यवाद दोस्तों, आगे की वीडियो में बने रहिए, आगे बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत रोचक जानकारियाँ मिलती रहेगी।